Hello children, how are you? I hope you all are very fine. Children, in the previous video we had studied about the key features of the Indian Constitution and we had studied the two key features. First, the parliamentary form of government and the next one, federalism. And today we will read about the separation of powers. This is also the key feature of the Indian Constitution. This is the page number 12 and we are reading chapter 1, the Indian Constitution of your civics book. So let's see. According to the Constitution, there are three organs of government. These are the legislature, the executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organ of government, and this ensures the balance of power between all three. Children, जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि गवर्नमेंट में थ्री ऑर्गन्स काम करेंगे, थ्री इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। तो जो लेजिस्लेचर होते हैं वो कौन होते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको कि जनता चुन करके भेजती है और वो जनता की तरफ से शासन करते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लॉ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में और गवर्नमेंट को चलाने में उनकी मदद करते हैं। फिर जुडिशरी का काम आता है। तो जुडिशरी जो होता है वो थर्ड इंस्टीट्यूशन होता है और वो क्या करता है, वह जब गवर्नमेंट और जनता के बीच में किसी भी तरह की यदि कोई इशू होता है, कोई बातें होती हैं, तो वो जो सारा सिस्टम है वो सही करने का काम जो होता है, न्याय करने का जो काम होता है, वो जुडिशरी के पास होता है। इस तरह से ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन है ये अपनी अपनी ब्रांच के थ्रू गवर्नमेंट चलाने में मदद करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जनता की भलाई के काम करने में और जनता को न्याय दिलाने में का काम करते हैं। The word state is often used in this chapter. This does not refer to state government. Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from government. Government is responsible for administering and enforcing laws. The government can change with elections. The state, on the other hand, refers to a political institution that refers to sovereign people who occupy a definite territory. We can thus speak of the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of government. The government is one part of the state. आप इस चैप्टर में स्टेट वर्ड ज़्यादा सुनेंगे, तो जो स्टेट है वो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उसे रेफ़र नहीं कर रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर स्टेट क्या है, स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट को ही बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज भी हो जाती है। अब यहाँ पर जो स्टेट है वह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रेफ़र करता है। एक तरीके से हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम इस स्टेट की जो डेफिनेशन है, स्टेट का जो वर्ड है वो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट, इस तरह से। तो ये इंडियन स्टेट है, आपको मालूम है इंडियन स्टेट में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह से हम गवर्नमेंट का वन पार्ट जो है उसे स्टेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट है वो राज्य को शो नहीं कर रहा है, मतलब एक कंट्री को ही बता रहा है कि किस प्रकार की स्टेट वहाँ पर है, किस प्रकार की गवर्नमेंट वहाँ पर है। और अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा की फीचर फंडामेंटल राइट्स। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन referred to as the conscience of the Indian Constitution. Colonial rule
had created a certain suspicion of the state in the mind of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the rights of the individual against the state as well as against other individuals. Moreover, the various minorities communities also express the need for the Constitution to include rights that would protect their groups. The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be a position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy. This section was designed by the member of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. Here are given the 6 fundamental rights which the Indian Constitution gives for the Indian people. So these rights are right to equality, right against exploitation, right to freedom of religion, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स वह है जिसके द्वारा जो भारत की जनता है वह उन्हें संविधान कुछ अधिकार देता है जिसके द्वारा वह यहाँ पर स्वतंत्रता से जी सकते हैं। इन फंडामेंटल्स ये जो फंडामेंटल्स हैं सिटीजन्स को कुछ भी उनके साथ गलत होने के विरोध में काम करते हैं और उनके साथ यदि कुछ गलत होता है तो ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। और यह फंडामेंटल राइट्स जो हैं यह हर व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं कि यदि उनके खिलाफ़ कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप कुछ कर रहा है किसी भी स्टेट में तो वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा संविधान है वह माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए भी कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि उनके अधिकारों की और उनके ग्रुप की रक्षा हो सके। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार दिए हुए हैं और हमारे संविधान में यह भी बताया गया कि इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स जो होंगे वो लॉ को बनाएंगे और पॉलिसीज़ को बनाएंगे ताकि देश की जो पॉवर्टी है उसे बड़े पैमाने पर कम किया जा सके। अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो है राइट टू इक्वलिटी, और पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कानून के सम्मुख सभी पर्सन, भारत के जितने भी लोग हैं सभी लोग बराबर होंगे। अमीर गरीब का और किसी भी जाति पाति का किसी भी तरह का कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब राइट टू फ्रीडम यह शो करता है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को अपनी स्पीच देने का, अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा। और इसके साथ साथ हमारा देश किसी भी, हमारे देश का नागरिक हमारे देश के किसी भी पार्ट में जा कर के वह रह सकता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वहाँ पर चाहे तो वो रह सकता है, उसे इस तरह का अधिकार होगा। वह कोई भी बिजनेस ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके साथ साथ कोई भी ऑक्यूपेशन जो वो चाहे वो चुन सकता है। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा उसका। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि पहले होती थी, गुलाम बनाए जाते थे, लोगों का व्यापार होता था, लोग बेचे खरीदे जाते थे। लेबर के लिए फोर्स करना, 14 ईयर्स से कम के बच्चों से एम्प्लॉयमेंट करवाना, काम करवाना, ये सारा हमारे यहाँ
बैन है, ये नहीं होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार होगा। कोई भी किसी भी धर्म के लिए फोर्स नहीं करेगा कि ये हमारा धर्म मानो। सब अब स्वतंत्र हैं, सब अपने तरीके से अपने पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की परमिशन है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हर व्यक्ति को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, हर व्यक्ति को अपना एजुकेशनल राइट उनको प्रोवाइड किया गया है। वह अपने लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने लिए इंस्टीट्यूशन चुन सकते हैं, जहाँ तक चाहे वहाँ तक पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कल्चर को मानने का उन्हें अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अब यह जो अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह हर सिटीज़न को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें ये लग रहा है कि किसी भी तरह से किसी भी स्टेट पर उनके साथ गलत हो रहा है, तो वह कोर्ट के द्वारा न्याय मांग सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यह हमें अधिकार प्रदान करता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन कि विच फंडामेंटल राइट विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेटेड। अब इफ़ अ 13-year-old child is working in a factory manufacturing carpets, if a politician in one state decide to not allow laborers from other state to work in his state, if a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Kerala, if the government decide not to promote an officer of the armed force for being a woman। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो सिचुएशन आपको दी गई हैं, इन सिचुएशंस में कौन से फंडामेंटल राइट जो है उसका हैरास हो रहा है, मतलब कौन से फंडामेंटल राइट का यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है, ये आपको बताना है। चिल्ड्रन, ये आपको होमवर्क करना है और मेरे व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन के आंसर सेंड कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे।